Hey guys, welcome back again to your Unacademy NEET Topper channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you are doing great. तो my dear students, as you all must be knowing, अभी तक हम रेडॉक्स के 2 सेशंस कवर कर चुके हैं और आज का सेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस. अभी तक रेडॉक्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज के सेशन में जो हमारे पास 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं रेडॉक्स के, और ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो सारे टॉपिक्स हम आज के सेशन में एग्जैक्टली कवर करेंगे. जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे आप बैलेंस करते हो डिफरेंट मीडियम्स में, ये हमारा पहला टॉपिक होगा आज के डिस्कशन का. और उसके बाद वी शैल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको बोला जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन. राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द टर्म बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस. माय डियर स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के हमारे पास 2 तरीके हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा आपके पास हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो ये 2 मेथड्स मेरे पास हैं जिनसे हम रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं. परफेक्ट. चाहे फिर एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना हो या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो. लेट्स गेट स्टार्टेड और चेक करते हैं कैसे आप रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करें. राइट? तो पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम. पहले चेक करते हैं कैसे रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू. कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में. देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेडॉक्स रिएक्शंस को आप बैलेंस कैसे करोगे. देखिए जरा, फॉर एग्जांपल यहां पे एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं और रिएक्शन कुछ ऐसे MnO4 नेगेटिव प्लस Fe डाई पॉजिटिव, it gives Mn डाई पॉजिटिव प्लस Fa ट्राई पॉजिटिव. आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम. इस रिएक्शन को बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम. राइट? तो सबसे पहले चेक करते हैं कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा इन एसिडिक मीडियम थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम. देखिए करना क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है. देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम, आप हर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो. यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पे मैग्नीज है +2 में और यहां पे आयरन है +3 में. राइट? सबसे पहला काम, आपने हर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली. अब इसके बाद ये जो 2 रिएक्टेंट्स है, आपको इनके एन फैक्टर्स निकालने हैं, इनके एन फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं. और एन फैक्टर कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं. देखिए +7 से जा रहा है +2 में, चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी है? फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इनिशियल. तो वैल्यू कितना आएगा? 5. 5 इज द चेंज फॉर 1 एटम ऑफ मैग्नीज और मेरे पास एक ही एटम है मैग्नीज का. तो इसका एन फैक्टर डायरेक्टली कितना हो गया? 5 के बराबर. सिमिलरली यहां पे देखिए, आयरन +2 से जा रहा है +3 में, +2 से +3 चेंज निकाल लो, यह आएगा फाइनल माइनस इनिशियल. वैल्यू आएगी 1. 1 इज द चेंज फॉर 1 एटम और मेरे पास एक ही एटम है, तो इसका एन फैक्टर डायरेक्टली 1 हो गया. तो आपने क्या किया यहां पे? आपने दोनों रिएक्टेंट्स के एन फैक्टर्स निकाल लिए. आपने दोनों रिएक्टेंट्स के एन फैक्टर्स निकाल लिए. अब एन फैक्टर्स निकालने के बाद अब आपने करना क्या है? आप इन एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस करोगे. क्रिस क्रॉस मतलब ये जो 1 है ये यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, ये जो 5 है ये यहां का स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट. आपने एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस कर लिया. एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करो. देखो यहां पे एक मैग्नीज है तो यहां पे 1 मैग्नीज आना चाहिए, यहां पे 5 आयरन है तो यहां पे 5 टाइम्स आना चाहिए. तो आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करा. अब इसके बाद रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में. याद रखें एसिडिक मीडियम में आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद
आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव्स। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ रिएक्टेंट साइड आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम है, आप बोलोगे रिएक्टेंट साइड आपके पास टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है। प्रोडक्ट साइड कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो बताओ जरा राइट साइड क्या ऑक्सीजन डेफिशिएंट है कि ऑक्सीजन रिच है? इस साइड आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? ऐसे 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अब याद रखिए जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उतने वाटर मॉलिक्यूल्स आप जोड़ दो। किस साइड? वो वाले साइड जो आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड आपका राइट साइड है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड आपका राइट साइड है। और कितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। तो यहां से 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव्स। देखिए राइट साइड में आपके पास 8 हाइड्रोजन आ गए, लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो लेफ्ट साइड आपका हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। अब कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है? 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। अब जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी उतने H पॉजिटिव्स जोड़ दो, उस साइड जोड़ दो जहां से डेफिशिएंसी है। तो यहां से मैं 8 H पॉजिटिव्स जोड़ रहा हूं। ये रिएक्शन जो आ गई ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आ गई। दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ना, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। आई होप आपको आइडिया मिल गया कि एसिडिक मीडियम में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हो। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए जिससे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे रिएक्शन है, लेट्स से मेरे पास रिएक्शन है Cr2O7 डाइनेगेटिव, Cr2O7 डाइनेगेटिव प्लस Sn डाई पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा है Cr ट्राई पॉजिटिव में और साथ में आपको मिल रहा है Sn+4। आपने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहां पे फिर से लिख रहा हूं मैं, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में और कौन से मेथड में? कौन से मेथड के थ्रू? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू। देखना ध्यान से क्या एग्जैक्टली किया जाएगा। सबसे पहला काम, हर किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। देखिए ध्यान से, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +6 होगी, टिन की यहां पे +2 है, क्रोमियम की यहां पे +3 और टिन की यहां पे +4। हर किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली। अब इसके बाद ये जो रिएक्टेंट्स है इनके एन फैक्टर्स जरा कैलकुलेट करो। देखो क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, +6 से +3 चेंज कितना है? चेंज है 3 का। 3 इज द चेंज फॉर 1 एटम ऑफ क्रोमियम। मेरे पास कितने हैं? 2, तो 3 2 हो गया 6, तो यहां पे इसका एन फैक्टर आ गया 6। अब +2 से देखो किस में जा रहा है? +4 में। +2 से +4 चेंज कितना? 2 का चेंज। 2 इज द चेंज फॉर 1 एटम। मेरे पास कितना एटम्स? एक ही एटम, तो इसका एन फैक्टर हो गया 1, सॉरी इसका एन फैक्टर हो गया 2, इसका एन फैक्टर हो गया 2। आपने बेसिकली हर किसी रिएक्टेंट का यहां पे एन फैक्टर निकाल लिया। अब एन फैक्टर निकालने के बाद आपने करना क्या है? आपने इन एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस करना है। तो ये जो 2 है ये यहां का कोएफिशिएंट, ये जो 6 है ये यहां का कोएफिशिएंट, राइट। आपने एन फैक्टर्स को भी क्रिस क्रॉस कर लिया। अब एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस करने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करो। देखो कितने क्रोमियम दिख रहे हैं? 4, तो यहां से 4 टाइम्स क्रोमियम कर दो। कितने टिन दिख रहे हैं? 6, तो यहां से 6 टाइम्स टिन कर दो। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट्स बैलेंस हो गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब आपने करना क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। कैसे एग्जैक्टली? देखो लेफ्ट साइड में चेक करो कितने ऑक्सीजन एटम है। 7 2 14। लेफ्ट साइड में आपके पास 14 ऑक्सीजन एटम्स है। राइट साइड में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो राइट साइड आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? 14 ऑक्सीजन एटम्स की डेफिशिएंसी है। जितने ऑक्सीजन एटम्स की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, तो यहां पे 14 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव्स। देखिए राइट साइड आपके पास 28 हाइड्रोजन आ गए, 28 हाइड्रोजन, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2। लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट। तो आपका लेफ्ट साइड जो है ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। और कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है? 28 हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी है। जितने हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी उतने H पॉजिटिव्स जोड़ दो, उस साइड जोड़ दो जिस साइड डेफिशिएंसी है। तो ये जो रिएक्शन बन के तैयार हो गई ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि एसिडिक मीडियम में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप रिएक्शंस को एग्जैक्टली बैलेंस
कैसे करते हो, राइट? अब जरा इन्हीं रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, इन्हीं रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये था एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब चेक करते हैं एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कैसे यूज किया जाएगा। मैं सेम रिएक्शंस ले रहा हूं सो दैट आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जरा, यहां पे मैं रिएक्शन ले रहा हूं, मैं MnO4 नेगेटिव प्लस Fe डाई पॉजिटिव। किसमें जा रहा है? ये जा रहा है Mn डाई पॉजिटिव में और साथ में आपको मिल रहा है Fe ट्राई पॉजिटिव। ये रिएक्शन अब आपने बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में ही, बट विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करके आप रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करोगे, और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। ये जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है। देखो जरा, सबसे पहले आप चेक करो इन दो रिएक्टेंट्स में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और कौन सा रिएक्टेंट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। देखना ध्यान से, यहां पे मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +7। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब चेक करो ध्यान से, आयरन +2 से जा रहा है +3 में, +2 से +3, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हो आप? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ब्रेक करूंगा दो पार्ट्स में। एक होगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी होगी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है क्या? देखें, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? Fe डाई पॉजिटिव की। किस में जा रहा है? Fe ट्राई पॉजिटिव में। तो जो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसमें Fe डाई पॉजिटिव जा रहा है Fe ट्राई पॉजिटिव। अब जरा देखो, +2 से जा रहा है +3 में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब ये Fe डाई पॉजिटिव Fe ट्राई पॉजिटिव में जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा? चेक करो, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू होगी 1, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? सिमिलरली अब आप जरा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिखो। देखो रिडक्शन किसकी हो रही है? चेक करो, मैग्नीज +7 से जा रहा है +2 में, +7 से +2, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो रिडक्शन किसकी हो रही है? बेसिकली ये जो MnO4 नेगेटिव है यही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा और जा रहा होगा Mn डाई पॉजिटिव में, अब चेक करो, +7 से जा रहा है +2 में, चेंज कितना है? 5 का। चेंज कितना है? 5 का। दैट मींस ये जो MnO4 नेगेटिव है ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहा होगा Mn डाई पॉजिटिव में, राइट? अब इसके बाद आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी लिख ली, आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिख ली। अब इसके बाद करना क्या है? देखिए ये जो दोनों रिएक्शंस है, चेक करें क्या दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, बैलेंस्ड है? नहीं। ऊपर वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन्स बराबर करें, कैसे? आप ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो जरा 5 से। जब आप ऊपर वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया 5 टाइम्स, ये बन गया 5 टाइम्स, और ये बन गया 5 टाइम्स, ये बन गया 5 टाइम्स, राइट? अब इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के बाद आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड वालों को अलग से ऐड करो, राइट हैंड साइड वालों को अलग से ऐड करो। जब आप ऐड करोगे ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो नेट रिएक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी कुछ ऐसे, 5 टाइम्स Fe डाई पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स 5 टाइम्स Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस Mn डाई पॉजिटिव, राइट? Mn डाई पॉजिटिव। अब चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कैंसिल हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने का मतलब जो ये नेट रिएक्शन है इसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इन द नेट रिएक्शन, किसके बराबर है? ये आ गया 5 के बराबर, ये आ गया 5 के बराबर। अब जरा ध्यान से समझना, यहां तक कंप्लीट करने के बाद अब आप रिएक्शन को किस में बैलेंस कर रहे हो? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। अब चेक करो लेफ्ट साइड कितने ऑक्सीजन है? 4। राइट साइड कोई ऑक्सीजन है नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कितने हाइड्रोजन? 8, तो यहां से 8 H पॉजिटिव जोड़ दो। अब ये जो रिएक्शन आ गई ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ये आपने रिएक्शन को बैलेंस करा।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुने, एक तरीका ऑलरेडी आपको पता है एन फैक्टर कैलकुलेट करने का। मान लो Fe डाई पॉजिटिव का एन फैक्टर +2 से जा रहा है +3, चेंज है 1 तो इसका एन फैक्टर 1। मैग्नीज +7 से जा रहा है +2, चेंज है 5 तो इसका एन फैक्टर 5। राइट, एक और तरीका देखो एन फैक्टर निकालने का। देखिए, जब भी आप रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, अगर ये टर्म आपके पास आ गई, अगर ये टर्म आपके पास आ गई तो आप एन फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हो। कुछ करना ही नहीं है। देखो, मान लो मुझे Fe डाई पॉजिटिव का एन फैक्टर चाहिए, एन फैक्टर चाहिए। बताओ रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो चुके हैं? 5। इस 5 को डिवाइड करो इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 5 डिवाइड बाय 5 हो गया 1, तो 1 आ गया Fe डाई पॉजिटिव का एन फैक्टर। बताओ मुझे इस MnO4 नेगेटिव का एन फैक्टर कितना है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एक्सचेंज हो रहा है? 5 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 5 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया? 5। ये इसका एन फैक्टर हो गया। मान लो इसका एन फैक्टर मैं पूछ रहा हूं Fe ट्राई पॉजिटिव का, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज? 5 डिवाइड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आ गया इसका एन फैक्टर। सिमिलरली 5 डिवाइड बाय 1, 5 सॉरी यहां पे 5 नहीं आएगा, ये आएगा 5 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? ये आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। तो ये आपने डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एन फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए। ये एक और तरीका हो गया एन फैक्टर्स निकालने का। पहले एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकाल लो नेट रिएक्शन में, उसके बाद इस पर्टिकुलर टर्म को डिवाइड करो, जिसका एन फैक्टर निकालना है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जो वैल्यू आनी है दैट गिव्स यू द एन फैक्टर। एज सिंपल एज दैट। ये एक और तरीका है एन फैक्टर्स निकालने का। एक और एग्जांपल में दिखा रहा हूं जिससे चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं इसमें, जिससे चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। देखिए जरा ध्यान से। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन कुछ ऐसे ले रहा हूं, Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस ऑक्सिलेट C2O4 डाई नेगेटिव। मान लो एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो रहा है Cr ट्राई पॉजिटिव में, और यहां पर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कौन से मीडियम में? रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है कौन से मेथड के थ्रू? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। अब देखो कैसे एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सबसे पहला काम, अब इस रिएक्शन को ब्रेक करो दो पार्ट्स में। एक होगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब पहले चेक करो किस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है। देखिए क्रोमियम यहां पे +6 में है, कार्बन यहां पे +3 में है, यहां पे क्रोमियम +3 में और कार्बन यहां पे +4 में। अब चेक करो, कार्बन +3 से जा रहा है +4 में, +3 से जा रहा है +4 में। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बेसिकली जब ये ऑक्सिलेट आए, जब ये C2O4 डाई नेगेटिव किस में जा रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा? देखो ध्यान से, +3 से जा रहा है +4 में, चेंज निकाल लो जरा, फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू आएगी 1। बट 1 इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन। मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 2, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा ये ऑक्सिलेट, राइट। अब एक चीज यहीं पे देख लो, कार्बन 2 है तो यहां पे 2 टाइम्स कार्बन कर लो, ठीक है, परफेक्ट। आई होप यहां तक ये स्टेप क्लियर है। अब इसके बाद रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। देखिए क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, तो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो Cr2O7 डाई नेगेटिव होगा, ये Cr2O7 डाई नेगेटिव कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा और तब जाके किस में जा रहा होगा? तब जाके ये क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव में जा रहा होगा। चेक करो, यहां पे 2 क्रोमियम है तो यहां पे पहले ही 2 टाइम्स क्रोमियम लिख लो। अब चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा होगा। देखो +6 से किस में जा रहा है? +3 में। चेंज कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू आएगी 3। 3 इज द चेंज फॉर 1 एटम ऑफ क्रोमियम, बट मेरे पास कितने हैं? 2, तो 3 2 हो गया 6, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा। परफेक्ट। अब मुझे बताए क्या मैं इन दो रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड करूं? नहीं, इन दो रिएक्शंस को आप डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे। इससे पहले, ऐड करने से पहले आपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो जरा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 3 से करना होगा। तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स, यह आ जाएगा 3 2s are 6 टाइम्स, यह आ जाएगा 3 2s are 6 टाइम्स। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए। इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के बाद दोनों रिएक्शंस को ऐड करो जरा, ये हो गया 6 से 6 कैंसिल, यहां से मिल रहा है 3 टाइम्स C2O4 डाई नेगेटिव, यहां पर मिल रहा है Cr2O7 डाई नेगेटिव,
राइट। किस में जा रहा है? ये जा रहा है 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में आपको मिल रहा है 2 टाइम्स क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव। तो आपने रिएक्शन को यहां तक लिख लिया। अब मुझे एक चीज बताएं, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस क्या करोगे? ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो जरा लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4 3 हो गया 12, 12 और 7 कितना हो गया? 19। तो लेफ्ट साइड में 19 ऑक्सीजन है। राइट साइड में देखो 6 2 12, 12 ऑक्सीजन है। तो कौन सा साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है? राइट साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? आई से 7 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दो। जितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दो। अब इसके बाद हाइड्रोजन पे आ जाओ। लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। राइट साइड में 7 2 14, 14 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा विद हेल्प ऑफ H पॉजिटिव्स। तो यहां से 14 हाइड्रोजन है, यहां से कोई हाइड्रोजन नहीं। जो साइड हाइड्रोजन डेफिशिएंट है उस साइड H पॉजिटिव्स जोड़ दो। तो आपने यहां से 14 H पॉजिटिव्स जोड़ दिए। तो ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। बताओ जरा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 6 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 2, 6 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा 6, 6 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा 1, 6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 3। ये इनके एन फैक्टर्स आ गए। राइट। आपको एक तरीका ऑलरेडी पता है, देखो +2 से यहां पे ऑक्सिलेट देखो +3 से किस में जा रहा है? +4 में। +3 से +4 चेंज कितना? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू आएगी 1। 1 इज द चेंज फॉर 1 एटम। मेरे पास कितने? 2। तो इसका एन फैक्टर ऑलरेडी हमें पता था 2 है, और यहां से भी 2 ही आ गया। सिमिलरली देखो +6 से जा रहा है +3 में, चेंज 3 का। 3 इज द चेंज फॉर 1 एटम। मेरे पास कितने? 2। तो 3 2 6। तो इसका एन फैक्टर ऑलरेडी हमें पता है 6 है, तो यहां से भी 6 आ गया। सिमिलरली मैंने कल की क्लास में बताया था, इस Cr ट्राई पॉजिटिव का अगर एन फैक्टर चाहिए होगा तो रिवर्स फॉर्म में चलोगे आप, +3 से +6 में। अब ये इनिशियल बन गया, ये फाइनल बन गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू आएगी 3। 3 इज द चेंज फॉर 1 एटम। मेरे पास एक ही एटम, इसका एन फैक्टर 3, और आप देख पा रहे हो इसका एन फैक्टर यहां पे भी 3 आ गया। राइट। तो ये एक और तरीका आ गया आपके पास एन फैक्टर्स निकालने का। राइट। तो ये था एसिडिक मीडियम में कैसे आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आई होप दोनों मेथड्स आपको समझ आ गए होंगे। राइट। अब जरा चेक करते हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ज्यादा इस पे टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। आई होप ये आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है। पहले मान लो ऑक्सीडेशन, पहले मान लो बेसिक मीडियम में, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप कैसे यूज करते हो? वही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ लास्ट के 1-2 स्टेप्स डिफरेंट है। देखो जरा, सबसे पहले रिएक्टेंस के एन फैक्टर्स निकाल लो। मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे आयोडीन +5 में है, यहां पे क्लोरीन -1, यहां पे आयोडीन +7। देखो 0 से जा रहा है -1, 0 से -1, चेंज बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू आएगी 1। 1 इज द चेंज फॉर 1 एटम। मेरे पास कितने? 2। तो इसका एन फैक्टर आ गया 2। +5 से देखो +7 में जा रहा है, +5 से +7 चेंज कितना? 2। 2 इज द चेंज फॉर 1 आयोडीन। मेरे पास एक ही आयोडीन, इसका एन फैक्टर 2। आपने एन फैक्टर्स निकाल लिए। अब आप क्या करोगे? इन एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस करना है। ये 2 यहां पे आना है, ये 2 यहां पे आना है। आपने एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस कर लिया। अब क्रिस क्रॉस करने के बाद आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एलिमेंट्स को यहीं पे बैलेंस करो जरा। 4 क्लोरीन है तो यहां से 4 आ गए, 2 आयोडीन है तो यहां से 2 आयोडीन आ गए। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। यहां तक एसिडिक मीडियम में भी सेम किया जाता था। अब डिफरेंस कहां पे है? यहां तक पहुंचने के बाद अब आपको यहां पे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना होगा। यहां पे आप नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करोगे, और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करोगे किसकी हेल्प से? OH नेगेटिव की हेल्प से। और चार्ज को बैलेंस करने के बाद आप यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे विद द हेल्प ऑफ वही सेम वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहां पे हाइड्रोजन बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए कैसे। यहां तक पहुंचने के बाद अब जरा चार्ज को बैलेंस करो। देखो ध्यान से, इस पे तो कोई चार्ज नहीं दिख रही है। मुझे बताओ एक IO3 पे चार्ज कितनी है? -1। तो 2 IO3 पे चार्ज कितनी होगी? -2। एक Cl पे चार्ज है -1, तो 4 पे कितनी होगी? -4। एक IO4 पे चार्ज है -1, एक IO4 पे चार्ज है -1, तो 2 पे कितनी होगी? -2 होगी। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, मुझे एक चीज बताओ,
लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज कितनी है, -2। राइट साइड में नेगेटिव चार्ज कितनी है, -6। लेफ्ट साइड में है -2, राइट साइड में है -6। अब बताओ कौन सा साइड नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट है। आई विल से लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट है, लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट है। यहां पे -2 है, यहां पे -6 है, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट है। कितनी नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है, आई विल से 4 नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है। जितनी नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी उतने OH नेगेटिव्स जोड़ दो। तो यहां से नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है, 4 नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी, तो 4 OH नेगेटिव जोड़ दो, ये आपकी चार्ज बैलेंस होगी। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ वाटर। कैसे एग्जैक्टली देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड से चेक करो कितने ऑक्सीजन है, ये हो गए 4, 4 और 3 2 6, ये हो गए 10 ऑक्सीजन। यहां से कितने आ गए, यहां से 8 ऑक्सीजन आ गए। एक साइड से 10 ऑक्सीजन, दूसरे साइड से 8 ऑक्सीजन, तो ये साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। जितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दो, तो ये आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपने रिएक्शन को बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और कौन से मीडियम में, ये आपका अल्कलाइन मीडियम था, ये आपका बेसिक मीडियम था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, राइट? अब एक काम करते हैं, इसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं किस मेथड से, इसी रिएक्शन को एक बार बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है, ठीक है? सेम रिएक्शन में ले रहा हूं और इस रिएक्शन को अब बैलेंस करना सीखते हैं एक बार। ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसी रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आई होप यहां तक आपकी चीजें क्लियर होगी। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। देखो सर, देखो सर, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अगर यहां पर यूज करना है तो आपको इस रिएक्शन को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। एक होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी आपकी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखो ध्यान से, आयोडीन +5 से जा रहा है +7 में, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो बेसिकली जो आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में IO3 नेगेटिव किस में जा रहा होगा, IO4 नेगेटिव में जा रहा होगा। अब चेक करो, +5 से जा रहा है +7 में, +5 से जा रहा है +7 में, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब IO3 नेगेटिव IO4 नेगेटिव में जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा, +5 से +7, चेंज निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल 2, राइट? तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा, सॉरी। अब रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में देखो, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, देखो 0 से जा रहा है -1, 0 से -1, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन, राइट? तो बेसिकली जब Cl2 जा रहा होगा Cl नेगेटिव में, जब Cl2 जा रहा होगा Cl नेगेटिव में, जब Cl2 जा रहा होगा Cl नेगेटिव में, ये Cl2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा। अब एक काम करो, यहां पर देखो 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो यहां पे 2 क्लोरीन पहले ही कर दो। अब 0 से -1 में जा रहा है, चेंज बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी आनी है, 1। 1 इज द चेंज फॉर 1 एटम। मेरे पास कितने हैं, 2, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा होगा। अब चेक करो क्या दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर है कि नहीं। एब्सोल्युटली दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। अगर दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या मिलना है, IO3 नेगेटिव प्लस Cl2, इट गिव्स IO4 नेगेटिव, और साथ में क्या आना है, साथ में आना है 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। तो ये रिएक्शन आ गई। आई होप यहां तक क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो चुका है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, आई विल से 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है? अभी ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, ठीक है? रिएक्शन को बैलेंस करना है किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में पहले बैलेंस किसको करोगे, चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को। अब देखो यहां पे चार्ज कितनी है, -1। इस साइड चार्ज कितनी है, एक IO4 पे -1 है, एक Cl पे चार्ज है -1, तो 2 पे होगी -2। तो राइट साइड में चार्ज है -3, लेफ्ट साइड में चार्ज है -1। अब कौन सा साइड नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट है, लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट है, राइट? कितनी नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है, 2 नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है। जितने नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी उतने OH नेगेटिव्स जोड़ दो, ठीक है? तो 2 नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी थी, तो यहां से आपने 2 OH नेगेटिव्स जोड़ दिए, 2 OH नेगेटिव्स जोड़ दिए। अब इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ, इसके बाद
बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए होते हैं। अब ऑक्सीजन देखो, ये हो गए 3, 3 2 हो गए 5, यहां से कितने 4, लेफ्ट साइड से 5, राइट साइड से 4, तो राइट साइड जो है ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी? एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, बस ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई होगी। आपको हाइड्रोजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा, राइट। अब एक काम करो, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस IO3 नेगेटिव का एन फैक्टर कितना होगा, जो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है। अब एक और तरीका, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 2 डिवाइड बाय 1 हो गया 2, यहां पे 2 डिवाइड बाय 1 हो गया 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 यहां भी 2 हो गया, यहां पे 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, ये 1 आ गया। तो ये आपने डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एन फैक्टर्स भी निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। आई होप आपको आज के बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एज वेल एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, दोनों में यूज करना आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सबने सुनी होगी, ठीक है। एक चीज याद रखे, जब भी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, जब भी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हमेशा आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस किया करो, बिकॉज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चांसेस कम होते हैं गलती के। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हमेशा आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस किया करोगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल इसमें भी देखते हैं सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसे हैं, लेट्स से आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसे है, Br2 जा रहा है Br नेगेटिव में और साथ में आपको मिल रहा है BrO3 नेगेटिव। ये आपके पास एक रिएक्शन है जो आपने बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है, बेसिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करनी है। अब कैसे इसको बैलेंस करोगे? विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो ध्यान से, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे -1, यहां पे ब्रोमीन होगा +5 में। पहले आप इस रिएक्शन को जरा ब्रेक करो दो पार्ट्स में, एक होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरी आपकी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो 0 से किस में जा रहा है? 0 से जा रहा है +5 में। 0 से +5 मतलब इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जब Br2 जा रहा होगा BrO3 नेगेटिव में, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा? उससे पहले यहां पे 2 ब्रोमीन है तो ये 2 ब्रोमीन हो गया। अब 0 से +5 चेंज बताओ कितना है? 5। 5 इज द चेंज फॉर 1 एटम, मेरे पास 2 है तो 5 2 हो गया 10, तो यहां पे ये 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, सीधी सी बात है, राइट। सिमिलरली अब चेक करो 0 से -1, 0 से -1 डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली जब ये Br2 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा होगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा? उससे पहले देखो यहां पे 2 ब्रोमीन तो यहां भी 2 ब्रोमीन। 0 से -1 चेंज कितना? 1 इज द चेंज फॉर 1 एटम, मेरे पास कितने? 2, राइट। तो ये आ गया आपके पास रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब चेक करो क्या दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बराबर है कि नहीं? दोनों रिएक्शंस में अभी तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना होगा। कैसे? देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेसिकली मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, दूसरी रिएक्शन को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तब जाके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये आ गया 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 2 10, ये आ जाएगा 5 2 कितना? 5 2 10, परफेक्ट। अब इन दोनों को जरा ऐड करो, ऐड करने के टाइम ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 5Br2 plus Br2 makes it 6 times Br2, 5Br2 plus Br2 makes it 6 times Br2। यहां पे आ जाएगा 2 times BrO3 नेगेटिव, 2 times BrO3 नेगेटिव प्लस यहां पे आ जाएगा 10 times Br नेगेटिव। यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर। अब रिएक्शन कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम को किसको बैलेंस करना होगा? बेसिक मीडियम में आप पहले चार्ज को बैलेंस करोगे, राइट, नेगेटिव चार्ज को। देखो लेफ्ट साइड से कोई चार्ज नहीं है, राइट साइड से चेक करो, राइट साइड से चेक करो। एक BrO3 पे चार्ज है -1 तो 2 पे होगी -2, एक Br पे चार्ज है -1, 10 पे कितनी होगी? -10, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है -12, यहां से नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो कौन सा साइड नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट? लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट। कितनी नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी? 12 नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी। जितनी नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी उतने OH नेगेटिव्स जोड़ दो, ये आपने 12 OH नेगेटिव्स यहां से जोड़ दिए, चार्ज बैलेंस होगी। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, राइट। अब चेक करो, देखो यहां से 12 ऑक्सीजन,
यहां से देखो, यहां से हो गए 6 ऑक्सीजन, राइट, 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो ये साइड आपका ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है? 6 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। जितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, ये आपके पास ऑटोमेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। बताओ जरा मुझे, इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस Br2 का एन फैक्टर बताओ, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 10 डिवाइड बाय 6 कितना आना है? 5/3। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ वन ट्रिक, n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 करके, इफ यू रिमेंबर। बताओ जरा इसका एन फैक्टर कितना होगा? 10 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 5। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 10 डिवाइड बाय 10, तो वैल्यू आ गई 1। तो ये आपने डिफरेंट रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स के एन फैक्टर्स भी यहां पे निकाल लिए। आई होप यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये था आपका बैलेंसिंग वाला टॉपिक, ये था आपका बैलेंसिंग वाला टॉपिक। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसको बोला जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। बट टाइट्रेशन डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम आएंगे टाइट्रेशन पे, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे टाइट्रेशन पे, उसके बाद हम आएंगे टाइट्रेशन पे। देखो जरा ध्यान से किस चीज की एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक टर्म हमारे पास आती है जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। जैसे आप किसी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट करते हो, जैसे आप किसी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट करते हो, वैसे ही आप एक सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है? फॉर्मूला क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस, ये बराबर होता है मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। याद करो, मोल्स कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या होती है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहां पे मोलर मास की जगह क्या आता है? सिर्फ इक्विवेलेंट मास। गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस से, आपको सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। ये पहला रिजल्ट हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करने का। दूसरा रिजल्ट यहीं पर, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस। अगर आपको सब्सटेंस के मोल्स पता है, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स पता है, उसको मल्टीप्लाई करो उस सब्सटेंस के n फैक्टर से, आपको क्या मिल जाएगा? आपको सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। तीसरा रिजल्ट आपने नॉर्मेलिटी सुना होगा सबने। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कैन आई से ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किए जाते हैं कुछ ऐसे, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पर लिखूंगा मैं नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 3 रिजल्ट्स आ गए जिनको यूज करके मैं किसी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट? सिमिलरली एक टर्म आती है मिली इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस। किसी सब्सटेंस के अगर मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने हो तो क्या फॉर्मूलाज होती है? सब्सटेंस का मास, सब्सटेंस का गिवन मास डिवाइडेड बाय सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है? या एक और फॉर्मूला, सब्सटेंस के मोल्स की जगह लिखो सब्सटेंस के मिली मोल्स ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस। अगर ये रिजल्ट यूज करना है तो नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लीटर्स में नहीं लोगे, यहां पे आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना होगा? मिलीलीटर्स में लेना होगा। तो ये आपके पास एक और रिजल्ट आ गया जिससे आप नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने होंगे तो इन रिजल्ट्स में से कोई रिजल्ट यूज करना होगा। किसी सब्सटेंस के मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने होंगे तो ये वाला रिजल्ट्स यूज करोगे। अब मिली इक्विवेलेंस और ग्राम इक्विवेलेंस में डिफरेंस क्या है? जैसे मोल्स और मिली मोल्स होते हैं, मोल्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से वो मिली मोल्स बन जाते हैं, राइट? वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है 1000 से वो मिली इक्विवेलेंस बन जाते हैं। मतलब यहां पे लिखूंगा मैं इन जनरल, किसी भी सब्सटेंस के मिली इक्विवेलेंस बराबर होते हैं उस सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंस को मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? 1000 से। ये ऑटोमेटिकली मिली इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और एट द सेम टाइम एक रिजल्ट आई एम श्योर आप सबने पढ़ा होगा, किसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन बराबर होती है मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ सोल्यूट। आई होप ये रिजल्ट भी आपको याद होगा। किसी सोल्यूशन की अगर मोलैरिटी पता हो, आप नॉर्मेलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना है सोल्यूट के n फैक्टर से, खत्म, वैल्यू आ जाएगी किसकी? नॉर्मेलिटी की।
तो टाइट्रेशन डिस्कस करने से पहले ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए। किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के 3 रिजल्ट्स है, मास वाला रिजल्ट, मोल्स वाला रिजल्ट, नॉर्मेलिटी वाला रिजल्ट। किसी सब्सटेंस के मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के भी 3 रिजल्ट्स है, मास वाला रिजल्ट, मिली मोल्स वाला रिजल्ट, नॉर्मेलिटी वाला रिजल्ट। मिली इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड विद 1000, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बराबर होती है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ सोल्यूट। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद रहेंगे तब जाके आप यहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करके टाइट्रेशन के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब करते हैं डिस्कशन रेडॉक्स टाइट्रेशन। बट रेडॉक्स टाइट्रेशन डिस्कस करने से पहले एक और चीज, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस के, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के एन फैक्टर्स डिस्कस किए थे। अब उन एन फैक्टर्स में से कुछ एन फैक्टर्स मैं चाहूंगा आप डायरेक्टली आज के बाद याद रखो। अगर आप याद रखोगे आप क्वेश्चंस को विद इन 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले किस किस का एन फैक्टर याद रखना है। देखिए, जब भी आप देखा करोगे आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में, जब भी आप देखोगे KMnO4 या K2Cr2O7, मेनली आपको इन्हीं दो के साथ काम करना है, KMnO4 K2Cr2O7, और किस में दिया होगा एसिडिक मीडियम में, मेनली क्वेश्चन में यही दो दिए होंगे। याद रखिए KMnO4 K2Cr2O7 जब भी आप देखोगे फॉर एग्जांपल FeSO4 के साथ रिएक्ट करते हुए, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। याद करो जरा, KMnO4 एज वेल एज K2Cr2O7 Fe डाई पॉजिटिव को किस में भेजते थे, ये Fe डाई पॉजिटिव को कन्वर्ट करते थे Fe ट्राई पॉजिटिव में। आई होप आपको याद होगा। तो यहां पे देखो आयरन +2 से किस में जा रहा है, +3 में। चेंज कितना है, 1 इज द चेंज फॉर 1 एटम, मेरे पास एक ही एटम। तो FeSO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना आ गया यहां पे, FeSO4 का एन फैक्टर आज के बाद डायरेक्टली आप याद रखोगे इसका एन फैक्टर 1 होगा, बिकॉज Fe डाई पॉजिटिव यहां पे किस में जाएगा, Fe ट्राई पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। बाय द वे KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है, 5 होता है, बिकॉज ये KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn डाई पॉजिटिव में। K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना होता है, 6, बिकॉज एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट होता है, Cr ट्राई पॉजिटिव में। ये था पहला केस। सिमिलरली जब इसी KMnO4 या K2Cr2O7 की रिएक्शन आप देखोगे H2O2 के साथ होते हुए एसिडिक मीडियम में, ठीक है, इस H2O2 का एन फैक्टर कितना लोगे आप, याद करो। KMnO4 एज वेल एज K2Cr2O7 H2O2 को भेजता था O2 में, H2O2 को O2 में भेजता था, ठीक है, H2O2 को O2 में भेजता था। तो यहां पे -1 से 0, तो चेंज आएगा 1 इज द चेंज फॉर 1 एटम, मेरे पास 2, तो मतलब शॉर्ट में इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 2, ठीक है। कभी फॉर एग्जांपल यहां पर लिखूंगा मैं फेरस ऑक्सिलेट FeC2O4। अगर याद होगा ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती थी, Fe डाई पॉजिटिव जाएगा Fe ट्राई पॉजिटिव में, ये ऑक्सिलेट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से इसका एन फैक्टर जो होगा वो N1 + N2 करके कैलकुलेट करते थे, तो इसका एन फैक्टर यहां पे आ जाएगा 3। ये डायरेक्टली याद रखोगे, ठीक है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं लास्ट क्लास में, आप चेक करना नोटबुक अपनी। सिमिलरली अगर आपको कभी फेरिक ऑक्सिलेट दिखा, फेरिक ऑक्सिलेट, इसका एन फैक्टर यहां पे 6 लिया करोगे आप। कभी आपको फॉर एग्जांपल Cu2s दिखा, Cu2s, ठीक है, Cu2s, इसका एन फैक्टर आप 8 लिया करोगे। कभी आपको CuS दिखा, ठीक है, CuS का एन फैक्टर आप यहां पे 6 लिया करोगे। कभी आपको सोडियम ऑक्सिलेट दिखा NaC2O4 का एन फैक्टर आप डायरेक्टली 2 याद रखोगे एसिडिक मीडियम में, जब इन दो के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है, सोडियम ऑक्सिलेट। कभी आपको देखेगा पोटेशियम ऑक्सिलेट K2C2O4, इसका एन फैक्टर भी कितना, इसका एन फैक्टर भी 2 के बराबर याद रखोगे, ठीक है। कभी आपको दिखेगा मोर सॉल्ट, आपको दिखेगा कभी भी KMnO4 या K2Cr2 से मोर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, इसका एन फैक्टर कितना लोगे आप, इसका एन फैक्टर 1, बिकॉज मोर सॉल्ट में Fe डाई पॉजिटिव सिर्फ चेंज हो जाता है Fe ट्राई पॉजिटिव में, जिसकी वजह से इसका एन फैक्टर 1 हो जाता है, ठीक है। इनके बगैर आई डोंट थिंक आपको कोई चीज और याद रखने की जरूरत है, राइट, परफेक्ट, ठीक है। और ये KMnO4 K2Cr2 इनका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है, 5 और 6, परफेक्ट। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको आज के बाद डायरेक्टली याद रखनी होगी। अब देखो ध्यान से, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है कुछ ऐसे, लेट्स से एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं N1A + N2B, इट गिव्स N3C + N4D। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन, ठीक है, ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने ए के ग्राम इक्विवेलेंस रिएक्ट कर चुके होंगे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ए रिएक्टेड विल बी ऑलवेज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी रिएक्टेड। जितने ए के ग्राम इक्विवेलेंस ने रिएक्ट किया होगा, उतने ही बी के भी ग्राम इक्विवेलेंस ने रिएक्ट किया होगा, उतने ही सी के ग्राम इक्विवेलेंस बने होंगे और उतने ही डी के भी ग्राम इक्विवेलेंस बने होंगे। बस ये आपने याद रखना है। एक रिएक्शन में जितने ग्राम इक्विवेलेंस ए के रिएक्ट कर चुके होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस बी के भी रिएक्ट कर चुके होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस सी के बन चुके होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस डी के भी बन चुके होंगे। क्या आप यही स्टेटमेंट किस फॉर्म में लिख सकते हो? मिली इक्विवेलेंस के फॉर्म में। मैं लिख सकता हूं मिली इक्विवेलेंस ऑफ ए रिएक्टेड विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ बी रिएक्टेड, जो बराबर मिलेगा आपको हमेशा मिली इक्विवेलेंस ऑफ सी फॉर्म्ड, जो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंस ऑफ डी फॉर्म। चाहे आप स्टेटमेंट ग्राम इक्विवेलेंस के फॉर्म में लिखो या मिली इक्विवेलेंस के फॉर्म में लिखो, दोनों से आपको रिजल्ट जो मिलना है वो सेम ही मिलना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट शॉर्ट में कहता क्या है? रिएक्टेंट के जितने मिली इक्विवेलेंस रिएक्ट करे होंगे, उतने ही मिली इक्विवेलेंस प्रोडक्ट के बने होंगे, या रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंस रिएक्ट किए होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस किसके बने होंगे? प्रोडक्ट्स के बने होंगे। ठीक है, बस ये दो स्टेटमेंट्स आपको लिखने आने चाहिए, दैट्स ऑल। आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट इवन बैलेंसिंग द रिएक्शन। अब देखो किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो जरा किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो जरा पहला क्वेश्चन, what volume of 0.1 molar KMnO4 what volume of 0.1 molar KMnO4 is required to oxidize 100 ml of 0.3 molar ferrous oxalate in acidic medium? देखो दिया क्या गया है। as per the question is concerned KMnO4 की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है? फेरस ऑक्सलेट के साथ हो रही है। और कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। इन दो की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसको सीधे आप नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन आप मुझे दोनों का एन फैक्टर बताओ। KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5, इसका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना? 3 के बराबर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4, तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 दी गई है 0.1। ठीक है, इसका वॉल्यूम पूछा गया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 is required to oxidize 100 ml of 0.3 मोलर। ठीक है, इसकी मोलैरिटी दी गई 0.3 और इसका वॉल्यूम कितना दिया गया? इसका वॉल्यूम दिया गया 100 ml। परफेक्ट, राइट। पूछा क्या गया है? V1 कितना वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 चाहिए होगा टू ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ 0.3 मोलर फेरस ऑक्सलेट। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अब देखिए करना क्या है। सबसे पहला काम, सिंस इन दो की रिएक्शन होने जा रही है, परफेक्ट, मुझे एक चीज बताओ, KMnO4 इसकी मोलैरिटी भी पता है, इसका एन फैक्टर भी पता है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे KMnO4 की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसकी नॉर्मेलिटी होगी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये आएगा 0.5। बताओ इसकी नॉर्मेलिटी बताओ, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर तो आ जाएगा 0.9, तो इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 0.9, नॉर्मेलिटी निकाल ली। अब इसके बाद आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करोगे। सबसे पहले चेक करो वॉल्यूम आपको किस में दिया गया? ml में। जब वॉल्यूम ml में होता है, क्या आप ग्राम इक्विवेलेंस यूज करते हो कि मिली इक्विवेलेंस? वॉल्यूम जब ml में होता है तब टर्म हम यूज करते हैं मिली इक्विवेलेंस। तो यहां पे मैं सीधे लिखूंगा एज पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 जो रिएक्ट कर चुके होंगे विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्सलेट रिएक्टेड। दोनों के बराबर मिली इक्विवेलेंस रिएक्ट कर रहे होंगे एज पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। अब मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 रिजल्ट्स है, मास वाला रिजल्ट, मिली मोल्स वाला रिजल्ट, नॉर्मेलिटी वाला रिजल्ट। यहां पे कौन सा रिजल्ट यूज करोगे? आप यहां पे नॉर्मेलिटी वाला रिजल्ट यूज करोगे। अब मिली इक्विवेलेंस ऑफ 1 की जगह आप लिखोगे नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 इन ml। सिमिलरली इसकी जगह क्या लिखोगे? नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 2 इन ml, राइट। बताओ नॉर्मेलिटी ऑफ 1 कितना है? 0.5, वॉल्यूम ऑफ 1 कैलकुलेट करना है। नॉर्मेलिटी ऑफ 2 कितना है? 0.9, वॉल्यूम ऑफ 2 कैलकुलेट दिया गया 100, तो यहां से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हो, यह आ जाएगा 180 ml करके। बताओ जरा इस 180 ml का मतलब क्या हुआ? 180 ml, ये V1 की वैल्यू आ गई। V1 का मतलब ये आपने वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 निकाल लिया। तो बेसिकली आपने चेक किया कि 180 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 चाहिए होंगे तो ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ 0.3 मोलर फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। ऐसे आप क्वेश्चंस को इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी।
देखिए जरा, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4? एज पर द क्वेश्चन KMnO4 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? KMnO4 की रिएक्शन हो रही है FeSO4 के साथ, ठीक है। अब इसको फिर से नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो। अब एसिडिक मीडियम में सब हो रहा है, एसिडिक मीडियम में याद करो KMnO4 का एन फैक्टर कितना? 5। इसका एन फैक्टर बताओ। KMnO4 Fe डाई पॉजिटिव को भेजता है Fe ट्राई पॉजिटिव में, ठीक है, तो चेंज आ जाएगा 1, तो इसका एन फैक्टर 1, डायरेक्टली याद रखने को बोला था, ठीक। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4? तो मोलारिटी ऑफ KMnO4 दी गई 0.1, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 पूछा गया है, ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ FeSO4 कितनी दी गई है? 0.2। वॉल्यूम ऑफ FeSO4 कितना दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ FeSO4 दिया गया 100 ml, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या आप KMnO4 की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो? इसकी नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, तो इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.5। सिमिलरली इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.2। परफेक्ट, नॉर्मेलिटीज में कन्वर्ट कर लिया आपने मोलारिटीज को। अब इसके बाद करना क्या है? देखिए, वॉल्यूम दिया गया ml में, अगर वॉल्यूम ml में तो स्टेटमेंट क्या आप ग्राम इक्विवेलेंस में लिखोगे कि मिली इक्विवेलेंस में? आप डेफिनेटली स्टेटमेंट लिखोगे मिली इक्विवेलेंस में। अब लिखोगे मिली इक्विवेलेंस ऑफ 1 रिएक्टेड will be equal to milli equivalence of 2 reacted, as simple as that। अब मिली इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के 3 रिजल्ट्स, कौन कौन सा? मास वाला, मिली मोल्स वाला, नॉर्मेलिटी वाला। तो कौन सा रिजल्ट? नॉर्मेलिटी वाला आ जाएगा N1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इन ml, यहां पे आ जाएगा N2 मल्टीप्लाइड बाय V2 इन ml। अब मुझे जरा बताओ, N1 की वैल्यू 0.5, तो V1 कैलकुलेट करना है, N2 की वैल्यू 0.2 और V2 की वैल्यू 100 ml, तो V1 की वैल्यू यहां से किसके बराबर आनी है? ये आ जाएगी 40 ml के बराबर, राइट। बताओ जरा इस 40 ml का मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया 40 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इज इनफ ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ 0.2 मोलर FeSO4। कौन सा मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, राइट। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ जाएंगे, आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें। एज पर द क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 के मोल्स पूछे गए हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। देखो करना क्या बेसिकली, एज पर द रिएक्शन इज कंसर्न, एज पर द क्वेश्चन इज कंसर्न, KMnO4 की रिएक्शन होने जा रही है किसके साथ? पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो। बताओ पहले एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना होता है? 5। इसका एन फैक्टर कितना होता है? इसका एन फैक्टर 2 होता है, इफ यू रिमेंबर, राइट। अब हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 पूछा गया है, मोल्स ऑफ KMnO4 पूछे गए हैं। इसके मोल्स कितने दिए गए? इसके मोल्स दिए गए 1, इसके मोल्स दिए गए 1। अब एज पर द क्वेश्चन क्या मुझे स्टेटमेंट लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस की मिली इक्विवेलेंस? ग्राम इक्विवेलेंस की फॉर्मूला में मोल्स आते थे, मिली इक्विवेलेंस की फॉर्मूला में मिली मोल्स आते थे। डेटा है मोल्स का, तो मुझे स्टेटमेंट लिखना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंस की फॉर्म में। तो यहां पे लिखूंगा एज पर द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ 1 रिएक्टेड will be equal to gram equivalence of 2 reacted। अब ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के 3 रिजल्ट्स है, मास वाला, मोल्स वाला, नॉर्मेलिटी वाला। तो कौन सा यूज करो? मोल्स वाला रिजल्ट। ये हो गया मोल्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ 1, ये हो गया मोल्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। मोल्स ऑफ 1 कैलकुलेट करने हैं, एन फैक्टर ऑफ 1 5 के बराबर, मोल्स ऑफ 2 1 के बराबर, एन फैक्टर 2 2 के बराबर। तो यहां पे N1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 डिवाइड बाय 5 मतलब 0.4। बताओ जरा इस 0.4 का मतलब क्या है? I'll say 0.4 moles of KMnO4 are enough to oxidize 1 mole of potassium oxalate in which medium? In acidic medium, right? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे इजीली आज के बाद हो जाना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। सिमिलरली ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे। एज पर द क्वेश्चन, K2Cr2O7 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Cu2S के साथ। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। इसको वापस है नंबर 1, इसको नंबर 2। इसका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 6, इसका एन फैक्टर 8 के बराबर लिखा चुका हूं पहले ही, फिर रिमेंबर। अब मुझे बताओ हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7, इसके मोल्स चाहिए, इसके मोल्स चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद कितने मोल्स? 2.5 मोल्स ऑफ Cu2S इन एसिडिक मीडियम। तो फिर से वही चीज, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया।
सीधे लिखोगे N1 मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर 1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर 2, राइट। ये दिया गया, ये दिया गया, ये पता है, तो यहां से N1 आ जाएगा। N1 मतलब मोल्स ऑफ K2Cr2O7। अच्छा बाय द वे, आप मोल्स ऑफ K2Cr2O7 तो यहां से कैलकुलेट कर लोगे। अगर बाई चांस मास ऑफ K2Cr2O7 पूछा गया होता, मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई कर लो इसके मोलर मास से, तो मास ऑफ K2Cr2O7 इन ग्राम्स आ जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस भी इजीली आपसे आज के बाद हो पाएंगे, राइट। आई होप ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक और ऐसा ही क्वेश्चन ये आप कर सकते हो, राइट। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखें। 6 moles solution of An positive requires 2 moles of Cr2O7 dinegative for the oxidation of An positive to AO3 negative in acidic medium. The value of N will be। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एज पर द क्वेश्चन आपने एक An पॉजिटिव का एक सोल्यूशन लिया है जिसके 6 मोल्स आपके पास थे। इसकी रिएक्शन हो रही है Cr2O7 डाइनेगेटिव के साथ। कितने मोल्स? इसके 2 मोल्स के साथ। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, राइट। अब An पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए An पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में जब Cr2O7 डाइनेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? खुद बताओ जरा। एज पर द क्वेश्चन An पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है AO3 नेगेटिव में, और बताओ जरा एसिडिक मीडियम में Cr2O7 डाइनेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा Cr ट्राई पॉजिटिव में। इतना तो क्लियर है। मतलब Cr2O7 डाइनेगेटिव An पॉजिटिव को भेज रहा है AO3 नेगेटिव में, और खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr ट्राई पॉजिटिव में। खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr ट्राई पॉजिटिव में। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, एज पर द क्वेश्चन क्या पूछा गया? N की वैल्यू, इस N की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो जरा, A की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +N, यहां पे A की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो +N से किस में जा रहा है? +5 में। +N से +5 चेंज कितना होगा? चेंज कितना होगा? चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया चेंज इन 1 एटम ऑफ A, और मेरे पास एक ही एटम, तो ये इसका एन फैक्टर आ गया। सिमिलरली इसका एन फैक्टर कितना होता है? Cr2O7 डाइनेगेटिव का एन फैक्टर 6 आएगा, बिकॉज ये +6 से जा रहा है +3 में, चेंज आएगा 3, 3 इज द चेंज फॉर 1 एटम, मेरे पास 2, तो 3 2 6, राइट। ये जो 6 है किसकी वैल्यू? N1 की वैल्यू। ये जो 2 है ये N2 की वैल्यू है। अब सीधे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया होगा उतने ही इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट किया होगा। तो आई विल से ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ 1 रिएक्टेड has to be equal to what? It has to be equal to gram equivalence of 2 reacted. यहां पर लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंस बराबर होते हैं मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, यहां पे आगे इसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, N1 की वैल्यू 6, एन फैक्टर 1 कितना? 8 माइनस साइन। N2 की वैल्यू 2, एन फैक्टर ऑफ 2 कितना? 6 के बराबर। तो 6 6 6 कैंसिल, यहां से n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? n की वैल्यू 3 मिलेगी। दैट मींस इस A पे चार्ज कितनी थी? इस A पे चार्ज थी +3 एज पर द इक्वेशन। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली एंड इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी और इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक और चीज, एक और टाइप का क्वेश्चन देखो, एक और टाइप का क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लो आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, मान लो आपने एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर में कोई सब्सटेंस A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है और C प्रेजेंट है, राइट। तो आपके पास एक मिक्सचर है 3 चीजों का, A B और C का एक मिक्सचर है, ठीक है। मान लो इसमें आप कोई एक सब्सटेंस D ऐड कर रहे हो, मान लो इसमें आप कोई सब्सटेंस D ऐड कर रहे हो। अज्यूम कर लो ये जो D आप ऐड कर रहे हो, ये जो D आप ऐड कर रहे हो, इसका कुछ अमाउंट A के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, B के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और C के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये जो D है ये तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, कोई मिक्सचर दिया होगा, राइट, कोई मिक्सचर दिया होगा जिसमें कोई चीज ऐड हो रही है और जो चीज ऐड हो रही है वो मिक्सचर के हर किसी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस टाइम पे आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे? आप ऐसे यूज करोगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A रिएक्टेड प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ B रिएक्टेड प्लस
ग्राम इक्वलेंस ऑफ सी रिएक्टेड, ये आपको बराबर मिलेगा ग्राम इक्वलेंस ऑफ डी के। अब स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में लिखा करोगे, या यही स्टेटमेंट आप मिली इक्वलेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मिली इक्वलेंस ऑफ दिस प्लस मिली इक्वलेंस ऑफ दिस प्लस मिली इक्वलेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू मिली इक्वलेंस ऑफ दिस। ठीक है, अब स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्मेट में लिखा करोगे। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसा सिनेरियो बन गया, लेट्स से ऐसा सिनेरियो आ गया, लेट्स से जो आप डी ऐड कर रहे हो, लेट्स से जो आप डी ऐड कर रहे हो, ये ए के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, बी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मान लो सी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, सी के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, तब आप कॉन्सेप्ट कैसे लिखोगे? तब आप लिखोगे, अगर ग्राम इक्विवेलेंस के फॉर्म में लिखना है तब आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ए रिएक्टेड प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी रिएक्टेड, सी के साथ नहीं हो रहा है, इज इक्वल, ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ डी रिएक्टेड। तब स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा, अब स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाएगा। ये केस 2 आ गया, ये था पहला केस 1। इस टाइप में भी क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप में भी क्वेश्चन मिलेगा। अब मान लो जो आप डी ऐड कर रहे हो, ये ना बी के साथ रिएक्ट कर रहा है ना सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ ए के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब स्टेटमेंट कैसा लिखोगे? वही पहला स्टेटमेंट, आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ए रिएक्टेड शुड बी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ डी रिएक्टेड। ठीक है, तो पहले आपने देखना पड़ता है कि जो आप सब्सटेंस ऐड कर रहे हो मिक्सचर में, वो किस किस के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिस जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है सिर्फ उनके इक्विवेलेंट से मतलब है, बाकी किसी के इक्विवेलेंट से मतलब है नहीं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पे, लेट्स से क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड to react with a mixture, containing 1 mole each of FeSO4, FeC2O4, FeC2O4 और यहां पे लिख रहा हूं मैं Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस, साथ में लिख रहा हूं इन एसिडिक मीडियम। अच्छा क्वेश्चन है, समझना, यहां से चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। देखना जरा ध्यान से। एज पर द क्वेश्चन आपने एक कंटेनर लिया हुआ, ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कौन कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। एक तो इसमें FeSO4 है, दूसरा इसमें है FeC2O4, तीसरा इसमें Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये आपने एक मिक्सचर लिया है। अब इस मिक्सचर में हर किसी सब्सटेंस का एक एक मोल प्रेजेंट है, इसका भी एक मोल प्रेजेंट, इसका भी एक मोल प्रेजेंट, इसका भी एक मोल प्रेजेंट। अब एज पर द क्वेश्चन आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो? आप इसमें KMnO4 ऐड कर रहे हो, और कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, KMnO4 ऐड किया जा रहा है। अब सबसे पहले चेक करें ये जो KMnO4 आप ऐड कर रहे हो ये किस किस के साथ रिएक्ट करेगा। देखो ये सल्फेट है, SO4 डाई नेगेटिव, तो आयरन यहां पे डाई पॉजिटिव में होगा, और KMnO4 Fe डाई पॉजिटिव को किस में भेजता है? Fe ट्राई पॉजिटिव में, तो KMnO4 बेसिकली इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे चेक करो, यहां पे ऑक्सिलेट आयन है C2O4 डाई नेगेटिव, अगर C2O4 डाई नेगेटिव है तो यहां पे आयरन डाई पॉजिटिव में होगा, राइट? तो Fe डाई पॉजिटिव से किस में जाएगा? Fe ट्राई पॉजिटिव में, और साथ में ये जो ऑक्सिलेट भी होगा, ये ऑक्सिलेट भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो KMnO4 है इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। अब एक चीज चेक करो, यहां पे आयरन देखो, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो आयरन एज वेल एज सल्फर ये दोनों अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। क्या मैंने कभी भी आपको बताया KMnO4 या K2Cr2O7 Fe ट्राई पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, ये Fe डाई पॉजिटिव को भेजता है Fe ट्राई पॉजिटिव में, बट यहां पे ऑलरेडी आयरन किस में है? ट्राई पॉजिटिव में, तो KMnO4 इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं। सल्फर ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये होता क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है। यहां पे ऑलरेडी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा नहीं सकता है, तो ये KMnO4 ना इसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये KMnO4 इस पर्टिकुलर स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है,
अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब आप स्टेटमेंट लिखो इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो किस किस को कंसिडर करना है, पहले को कंसिडर करना है, दूसरे को कंसिडर करना है, तीसरे को नहीं करना है, और चौथे को कंसिडर करना है। तो यहां पर लिखोगे आप ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ 1 रिएक्टेड प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ 2 रिएक्टेड विल बी इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ 4 रिएक्टेड, मतलब KMnO4 रिएक्टेड। ये होगा मोल्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर ऑफ 1, यह आ जाएगा मोल्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर 2, यह आ जाएगा मोल्स ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर 4, राइट। बताओ इसके कितने मोल्स है, 1। याद करो इसका n फैक्टर कितना होता है, 1 प्लस इसके कितने मोल्स, 1 प्लस इसका n फैक्टर कितना होता है, 3 के बराबर, इज इक्वल n4 कैलकुलेट करना है, और KMnO4 का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5, तो 3 + 1 हो गया 4, 4 डिवाइड बाय 5 आंसर होगा। n4 की वैल्यू आ गई 4 डिवाइड बाय 5 मतलब 0.8। बताओ इस 0.8 का मतलब क्या है, ये 0.8 बेसिकली क्या आ गए, ये मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए, ये 0.8 जो है ये KMnO4 के वो वाले मोल्स है जो चाहिए होंगे तो ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर कंटेनिंग 1 मोल ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो यहां पे वैल्यू आ गई 0.8 मोल्स। अगर बाई चांस मोल्स नहीं पूछे गए थे, मान लो मास पूछा गया था, तो इन मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके मोलर मास से, तो इसका मास आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन है जो नीट में आपसे पूछा जा सकता है। जेई में इसी टाइप के बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनते हैं जब भी ऐसे टाइट्रेशन के क्वेश्चंस। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। जेई में इसी का मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लो, ऐसा लेवल आता है, राइट, जब टाइट्रेशन की बात होती है मिक्सचर्स की। आपको सिर्फ यहां पे देखना क्या है कि जो सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ नहीं रिएक्ट कर रहा है। आई होप ये चीज क्लियर, ठीक है। नंबर 1। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन यहां पे बनता है, वो मैं दिखाता हूं केस 4 करके। देखो ध्यान से, मान लो मैं कभी लिखूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस AXBY। मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है AXBY करके, ठीक है। शॉर्ट में याद रखें AXBY का जो इक्विवेलेंट मास होगा ये बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B। इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ B मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO ये होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो सब्सटेंस आपने लिया है इसका इक्विवेलेंट मास बराबर होता है इस सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है इनके इंडिविजुअल इक्विवेलेंट मासेस का सम। इन शॉर्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड ये आपको बराबर मिलेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कितना लोगे आप 8 के बराबर, ठीक है। मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड, इसको ऐसे लिखोगे आप इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, वो कितना होता है 35.5। मान लो कभी ऐसे लिख लिया मैंने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट, ये आपको मिलेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 डाइनेगेटिव। अब SO4 डाइनेगेटिव का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सल्फेट का इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सल्फेट का मोलर मास डिवाइड बाय सल्फेट का n फैक्टर, तो 96 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 48। कभी ऐसा मिल सकता है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल नाइट्रेट, ये बराबर मिलेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ NO3 नेगेटिव, वो होगा इसका मोलर मास डिवाइड बाय उसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 1, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स पहले आपको लिखने आने चाहिए आज के बाद। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखना आ गया तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक बार दिखा रहा हूं, राइट, जो ऑलरेडी मैंने लिखे नहीं है, बट जस्ट अ सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जिससे आपको आइडिया मिलेगा ये कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली कहां पे पूछे जा सकते हैं। देखो ध्यान से जरा, पूरे बेसिक क्वेश्चंस है जो मैं बताने जा रहा हूं, पूरे बेसिक क्वेश्चंस है। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड gives 0.2 grams of metal, gives 0.2 grams of metal. Calculate equivalent weight of the metal. मान लो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, देखो करना क्या है। एज पर द क्वेश्चन मेटल ऑक्साइड दिया गया कितने ग्राम्स, आपके पास 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड ये ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड से
0.2 ग्राम्स ऑफ मेटल मिल रहे हैं, दैट मींस इसके 0.8 ग्राम्स मिल रहे हैं एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट्स का मास हैज टू बी प्रोडक्ट्स का मास इक्वल टू प्रोडक्ट्स का मास। ठीक है, अब पूछा क्या गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। सीधे आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करो। अब लिखो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड रिएक्टेड, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड रिएक्टेड हैज टू बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल फॉर्म्ड। खत्म। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड, ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने के तीन रिजल्ट्स होते हैं, मास वाला, मोल्स वाला, नॉर्मेलिटी वाला। यहां पर लिखोगे मास ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल, यहां पर लिखोगे मास ऑफ मेटल, ये आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, राइट। अब बताओ मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दिया गया है, 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना होगा, ये होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट, is equal mass of metal 0.2 divided by equivalent mass of metal। चेक करो, एक इक्वेशन एक अननोन, तो यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आपको कितना मिलेगा, ये आपको 2 ग्राम्स मिलेगा। यही तो पूछा गया था, यही तो पूछा गया था, राइट। तो ये था एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन। अब ऐसे ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जा सकते हैं इजीली। और एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं 3 grams of metal chloride, 3 grams of metal chloride gives 2 grams of metal, gives 2 grams of metal, gives 2 grams of metal। Calculate the equivalent mass of the metal, calculate the equivalent mass of the metal। अब as per the question आपने क्या लिया हुआ है, आपने मेटल क्लोराइड लिया हुआ है, ये मान लो मेटल क्लोराइड है। अब ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल देगा और क्लोरीन देगा, राइट। अब कितने ग्राम्स ऑफ मेटल आपके पास थे, आई मीन कितने ग्राम्स ऑफ मेटल क्लोराइड थे, इसके 3 ग्राम्स, इसके 3 ग्राम्स से मेटल के 2 ग्राम्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसके 3 ग्राम्स को मान लो हीट अप करके यहां पे 2 ग्राम्स ऑफ मेटल मिल रहे हैं, तो ये कितना बना होगा, ऑटोमेटिकली 1 ग्राम बना होगा। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट्स इट। इसके ग्राम इक्विवेलेंस रिएक्टेड हैज टू बी इक्वल टू इसके ग्राम इक्विवेलेंस फॉर्म्ड, राइट, सीधी सी बात है। अब यहां पे क्या लिखोगे, gram equivalence of metal chloride reacted has to be equal to gram equivalence of metal formed, which will be also equal to gram equivalence of chlorine formed, right, as per equivalent concept। बताओ इसके ग्राम इक्विवेलेंस कैसे लिखे जाएंगे, क्या आ जाएगा, mass of metal chloride divided by equivalent mass of metal chloride is equal, ये आ जाएगा mass of metal divided by equivalent mass of metal। अब बताओ mass of metal chloride कितना है, 3 ग्राम्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना होएगा, यह आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन व्हिच इज 35.5। अब बताओ मास ऑफ मेटल कितना है, 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लोगे। अब चेक करो, एक इक्वेशन एक अननोन, तो यहां से आप इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लो, आ जाएगा इजीली, राइट। क्रॉस मल्टीपल करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आ जाएगा। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, राइट। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, 3 grams of oxide of element, 3 grams of oxide of element is completely converted to 5 grams of its chloride, 5 grams of its chloride। पूछा गया है find the equivalent mass of the metal, I mean find the equivalent mass of the element, find the equivalent mass of the element as per the question। किसी एलिमेंट का कोई ऑक्साइड आपने लिया है, ठीक है। अब as per the question आपके पास 3 grams of oxide of element है which is converted completely to 5 grams of its chloride, 5 grams of its chloride। तो 3 grams of oxide of element is completely converted into 5 grams of its chloride। तो आप मान लो मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करो मेटल क्लोराइड में, पूछा गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना है, कैसे करोगे, दोनों के रिएक्शन तो लिख ली, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंस को बराबर कर लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड रिएक्टेड किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन वाला इज इक्वल, यह आ जाएगा मास ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड, जो बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके
आप इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लो, क्या आ जाएगा 33.25 ग्राम्स। इतना इजी क्वेश्चन है, राइट? सिर्फ दोनों के ग्राम इक्विवेलेंस या मिली इक्विवेलेंस को बराबर करना है, दैट्स इट। परफेक्ट। चलिए एक और इस टाइप पे मैं लास्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में, देखो मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट, ऐसे दिया गया है 1 ग्राम ऑफ MxNO3y, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट gives 0.86 grams of metal sulfate, right? Gives 0.86 grams of metal sulfate. Calculate the equivalent weight of the metal. ये आपसे हो जाना चाहिए। 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट कन्वर्ट पूरा का पूरा किस में हो रहा है? मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। आपको दोनों के ग्राम इक्विवेलेंस बराबर करना है, तो इजीली आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल यहां से मिल जाएगा। आई होप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इजीली एंड इजीली हो जाने चाहिए, राइट? परफेक्ट। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि टाइट्रेशन से बाई चांस क्या इस साल तो पूछे जाएंगे टाइट्रेशन से क्वेश्चंस फॉर श्योर, ठीक है? टाइट्रेशन से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे बिकॉज ये थोड़ा कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता था, राइट? बट अब एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि आपका जो लेवल होगा एग्जामिनेशन का वो कंपैरेटिवली बढ़ गया है, राइट? बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यहां से क्या होगा? डेफिनेटली यहां से लेवल अप किया जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए कुछ और बेसिक क्वेश्चंस थोड़े बहुत दिखा रहा हूं जिससे आपकी चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, राइट? कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। यहां पे लिखो पहले आप, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास से कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एज पर इट्स डेफिनेशन इज कंसर्न्ड। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, कितने बेसिक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सल्फर फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स, एक है S2Cl2, एक है S2Cl2, दूसरा आपके पास है SCl2। सल्फर 2 कंपाउंड्स बना रहा है। अब एज पर द क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SCl2 इज इक्वल टू 16। आपसे पूछा गया है बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन S2Cl2। बताओ S2Cl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेशन फॉर्म के। देखो आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन S2Cl2, सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो S2Cl2 है, जरा ये कैसे बनाओगे आप? यहां पे 2 सल्फर है तो यहां से 2 सल्फर एटम लो और यहां पे 2 क्लोरीन एटम्स लो और यहां से S2Cl2 बन जाएगा इजीली, राइट? अब देखो ध्यान से, सल्फर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? क्लोरीन के साथ, राइट? आपको सल्फर का इक्विवेलेंट मास चाहिए, सल्फर का इक्विवेलेंट मास चाहिए। अब इक्विवेलेंट मास को आप डिफाइन कैसे करते हो? सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ द एलिमेंट, इट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस which can combine or displace either 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine, right? or 108 grams of silver। अब सल्फर यहां पे रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? क्लोरीन के साथ। तो आपको सल्फर का इक्विवेलेंट मास देखना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको यह देखना है कि सल्फर के कितने ग्राम्स ने क्लोरीन के 35.5 ग्राम्स के साथ कंबाइन किया होगा, राइट? अब स्टोइशियोमेट्री यूज करो, देखो ध्यान से। 2 मोल Cl का मास कितना होगा? ये होगा 71 ग्राम्स। एक Cl का है 35.5, 2 का होगा 71। यहां पर लिखूंगा 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद। बताओ 2 मोल S का मास कितना होगा? एक सल्फर का होता है 32, तो 2 का कितना हो जाएगा? 64, तो लिखूंगा 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर। तो एज पर द स्टोइशियोमेट्री कैन आई से 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर?
बताओ जरा 1 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन हुआ होगा? 64 डिवाइड बाई 71 ग्राम्स ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन हुआ होगा। बताओ जरा एज पर डेफिनेशन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन हुए होंगे? 64 डिवाइड बाई 71 मल्टीप्लाइड बाई 35.5। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आएगी 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर। तो ये जो 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर आ गया, व्हाट इज दिस? ये आ गया इक्विवेलेंट मास। किसका इक्विवेलेंट मास? सल्फर का। मतलब 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंबाइन कर रहे हैं with 35.5 grams of chlorine, or that mass of the substance which combines either with 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine, आप उसको क्या बोलते हो? इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये सल्फर का इक्विवेलेंट मास आ गया। ये था पहला बेसिक क्वेश्चन। कुछ और ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जिससे चीज आपकी और क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SO3, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SO2, इन SO2 ये दिया गया 8 ग्राम्स। पूछा गया है बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SO3 कितना होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन SO3 कितना होगा? राइट, SO3 में सल्फर का इक्विवेलेंट मास। जरा पहले एक काम करो, आप SO3 बनाओ। SO3 बनाने के लिए एक सल्फर एटम आपको लेना होगा और 3 ऑक्सीजन एटम लेने होंगे। राइट, तो एक SO3 बन गया। परफेक्ट। अब सल्फर देखो किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। आपको सल्फर का इक्विवेलेंट मास चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको यह देखना पड़ेगा कि सल्फर के कितने ग्राम्स कंबाइन हो चुके हैं विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन। तो देखो जरा ध्यान से, 3 मोल्स ऑफ O का मास कितना होगा? एक का होता है 16, 16 हो गया 48, तो लिखूंगा मैं 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद। बताओ एक मोल सल्फर का मास कितना होता है? ये हो गया 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर। राइट, अब 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर। तो बताओ जरा 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 32 डिवाइडेड बाई 48 ग्राम्स ऑफ सल्फर। तो बताओ जरा 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 32 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 8186। तो आ गया 32 बाई 6, 32 बाई 6 कितना आ गया? 16/3। तो आ गया 16/3 ग्राम्स ऑफ सल्फर। तो बताओ इस 16/3 ग्राम्स का मतलब क्या है? इतना मास ऑफ सल्फर कंबाइन हो रहा है विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस either with 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen, that's what you call as equivalent mass of substance। तो ये सल्फर का इक्विवेलेंट मास आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना होगा। राइट, ऐसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आपके पास क्वेश्चन ऐसे है, 74.5 ग्राम्स ऑफ मेटल क्लोराइड, of metal chloride contains 35.5 grams of chlorine, calculate the equivalent mass of the metal। equivalent mass of the metal पूछा गया। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? देखो जरा ध्यान से। एज पर द क्वेश्चन अपने मेटल क्लोराइड कुछ ऐसे लिया हुआ है, ये आपका मेटल क्लोराइड, ठीक है। आपके पास पूरे मेटल क्लोराइड का मास कितना है? 74.5 ग्राम्स। अब 74.5 ग्राम्स ऑफ मेटल क्लोराइड में क्लोरीन का कितने ग्राम्स प्रेजेंट है? 35.5 ग्राम्स। तो ये कितना होगा? ये होगा 74.5 में से अब 35.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया 0, ये कितना आ जाएगा? 9, ये आ गया 39। तो इसके 39 ग्राम्स, मेटल के 39 ग्राम्स, क्लोरीन के 35.5 ग्राम्स। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, इक्विवेलेंट मास कैसे डिफाइन करते हो आप? सब्सटेंस का वो मास which has combined with either 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen or 35.5 grams of chlorine। चेक कर, 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ इस मेटल के कितने ग्राम्स ने रिएक्ट किया हुआ है? 39 ग्राम्स के साथ। तो सीधे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल यहां पे कितना आ जाएगा? 39 ग्राम्स। तो आपने चेक कर लिया बेसिकली 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन के साथ इसके 39 ग्राम्स ने रिएक्ट किया हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल, एज सिंपल एज दैट। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली आज के बाद सॉल्व कर लोगे। Perfect। I hope this is clear।
आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखें। क्वेश्चन में दिया गया 0.84 ग्राम्स ऑफ मेटल हाइड्राइड, ऑफ मेटल हाइड्राइड, यहां पे लिख रहा हूं कंटेन्स, कंटेन्स 0.04 grams of hydrogen, हाइड्रोजन। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास एक मेटल हाइड्राइड है, ये मान लो आपने मेटल हाइड्राइड लिया हुआ है। इस मेटल हाइड्राइड के कितने ग्राम्स आपके पास है? 0.84 ग्राम्स। इस 0.84 ग्राम्स ऑफ मेटल हाइड्राइड में कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है? 0.04 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है। बताओ कितने ग्राम्स ऑफ मेटल होंगे? दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा 0.80 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। राइट, आपसे पूछा क्या गया? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब सोच समझ के बताओ। एज पर द सिनेरियो आई विल से 0.04 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर चुके हैं 0.80 ग्राम्स ऑफ मेटल के साथ। राइट, तो बताओ जरा 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम्स के साथ कंबाइन हो गया होगा? 0.8 डिवाइड बाय 0.04 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो बेसिकली ये आपने जो निकाला ये है क्या? बेसिकली ये हाइड्रोजन का, सॉरी, ये मेटल का वो मास आ गया, ये मेटल का वो मास आ गया जो कंबाइन हो रहा है विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, जो कंबाइन हुआ होगा विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। और मेटल का वो मास जो कंबाइन हुआ होगा विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, आप उसी को क्या बोलते हो? दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गिव यू द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, एज सिंपल एज दैट। खत्म क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद विल एंड द सेशन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 ग्राम ऑफ मेटल, 1 gram of metal combines with 1 gram of metal combines with 8.89 grams, 8.89 grams of bromine। बताओ जरा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना होगा? अगर आपको याद होगा ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में भी आप इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करते हो, दैट मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस ईदर विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन और 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर या 80 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन। तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका रेडॉक्स पूरा का पूरा खत्म होता है विद एवरीथिंग इंक्लूडेड, ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड। अब जो भी मटेरियल आपके पास है, अब कोई भी एक मटेरियल सॉल्व कर लो, आई एम डैम श्योर आप इजीली हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एट द सेम टाइम लास्ट में एक और चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वाले स्टूडेंट्स जो अभी एक क्रैश कोर्स का वेट कर रहे थे फॉर द नीट 2024। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख पा रहे हो अक्टूबर 30th से एक फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट होने जा रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और ये अमेजिंग टीचर्स है जो आपको ट्रेन करेंगे, प्रतीक सर, शुभ सर, राइट, सिमिलरली रमेश सर, अजय सर, डॉक्टर अमित गुप्ता एंड संदीप सर। ये आपके टीचर्स होंगे जो इस पर्टिकुलर फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स बैच में आपको ट्रेन कराएंगे। इसमें पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, राइट। और आप इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे चेक करें, आपका पूरा सिलेबस जो होगा, राइट, आपका पूरा सिलेबस जो होगा वो कवर किया जाएगा इन 250 प्लस लाइव लेक्चर्स। तो जितने भी सेशंस लिए जाएंगे वो लाइव होंगे। और कितने एग्जैक्टली सेशंस होंगे? 250 प्लस लाइव सेशंस होंगे जिनमें पूरा सिलेबस बेसिक से कवर किया जाएगा। और इसमें 7+ टेस्ट आपको मिलेंगे, राइट, 7+ टेस्ट आपको मिलेंगे, राइट। आपको डीपीपीज मिलेंगे, इसमें डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। परफेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो अभी तक क्रैश कोर्स का वेट कर रहे थे, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल। नीट 2024 के लिए अमेजिंग क्रैश कोर्स आ रहा है जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा पूरा डिटेल में। और ये टीचर्स, इनको तो सभी जानते ही हैं, अमेजिंग टीचर्स हैं नीट के। और आई एम श्योर इन सब के पास आपने कभी ना कभी तो पढ़ा भी होगा। परफेक्ट। सो दे आर द फाइनेस्ट टीचर्स ऑफ द नीट हु आर गोइंग टू ट्रेन यू इन दिस पर्टिकुलर बैच। ये जो आपका नीट 2024 फास्ट ट्रैक बैच होगा जिसमें पूरा सिलेबस जीरो से बेसिक से कवर किया जाएगा, स्टडी मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा, राइट। जितने भी एक चैप्टर में प्रॉब्लम पैटर्न्स बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। परफेक्ट। तो आपको जस्ट करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है, राइट। इस बैच की जो लिंक दी गई उस पर क्लिक करना है और आपको एक कोड यूज करना है WASSIM10।
इस कोड को यूज करके जो मेजॉरिटी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस बैच का प्राइस बेसिकली है 9999, बट जब आप ये कोड यूज करोगे तब आपको कुछ बहुत ज्यादा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। परफेक्ट। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सिर्फ यूट्यूब से तैयारी कर रहे थे, बट जिनको पता चल गया होगा कि दे आर नॉट रिमेनिंग डिसिप्लिन्ड थ्रू आउट द प्रिपरेशन, तो आप लोग के लिए पर्टिकुलरली बैच है जो 30th से स्टार्ट होगा। तो मेक श्योर आप इस बैच में एनरोल जरूर एंड जरूर करोगे। परफेक्ट। तो विद दिस पीपल आई एम टेकिंग लीव। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कल हम स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को 8 बजे, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ऐसा ही डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आई एम श्योर आप लाइव सेशन सभी के सभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ज्वाइन करोगे कल एग्जैक्टली ट्यूसडे को 8 बजे स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर विद दिस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल गाइस, बाय।